रोहन के सवार। शाम गहरा गई। नीचे पेड़ों के बीच धुंध उनके पीछे थी और एंडुइन के पीले किनारों पर छाई हुई थी, लेकिन आसमान साफ था। तारे निकल आए। बढ़ता हुआ चांद पश्चिम में घूम रहा था और चट्टानों की परछाइयां काली थीं। वे पथरीली पहाड़ियों के पैरों के पास आ गए थे और उनकी चाल धीमी थी, क्योंकि अब पगडंडी का अनुसरण करना आसान नहीं था। यहाँ एमिन मुइल की ऊंची भूमि उत्तर से दक्षिण की ओर दो लंबी उखड़ी हुई लकीरों में फैली हुई थी। प्रत्येक रिज का पश्चिमी भाग खड़ी और कठिन था, लेकिन पूर्व की ओर की ढलानें नर्म थीं, जिनमें कई नाले और संकरी खाइयां थीं। पूरी रात तीनों साथी इस हड्डीदार भूमि में रेंगते रहे। पहली और सबसे ऊंची रिज की चोटी पर चढ़े और फिर दूसरी तरफ एक गहरी घुमावदार घाटी के अंधेरे में उतर गए। भोर से पहले के शांत समय में वे कुछ देर के लिए आराम करते रहे। चांद उनके सामने बहुत पहले ही ढल चुका था, तारे उनके ऊपर चमक रहे थे। दिन की पहली रोशनी अभी तक पीछे की अंधेरी पहाड़ियों पर नहीं आई थी। उस पल के लिए आरागोर्न उलझन में था। ऑक ट्रेल घाटी में उतर गया था, लेकिन वहां वह गायब हो गया था। तुम्हारा क्या विचार है, वे किस ओर मुड़ेंगे? लेगोलास ने पूछा। उत्तर की ओर एक सीधी सड़क लेकर इसेनगाड या फैंगॉन की ओर, यदि यही उनका लक्ष्य है, जैसा कि तुम अनुमान लगा रहे हो। या दक्षिण की ओर एंटवॉश पर हमला करने के लिए। वे नदी की ओर नहीं जाएंगे, चाहे वे जिस भी लक्ष्य पर निशाना साधें, अरागोर्न ने कहा। और जब तक रोहन में कोई बड़ी गड़बड़ी न हो और सरोमन की शक्ति बहुत बढ़ न जाए, वे रोहिरिम के खेतों के ऊपर से सबसे छोटा रास्ता लेंगे जो उन्हें मिल सके। चलो उत्तर की ओर खोज करते हैं। घाटी पहाड़ी ढलानों के बीच एक पथरीले गर्त की तरह बहती थी और नीचे की ओर पत्थरों के बीच एक धारा बहती थी। उनके दाईं ओर एक चट्टान थी, उनके बाईं ओर भूरे रंग की ढलानें थीं, जो देर रात में धुंधली और छायादार थीं। वे उत्तर की ओर 1 मील या उससे ज्यादा चले गए। आरागोर्न खोज रहा था, पश्चिमी रिज की ओर जाने वाली तहों और नालियों के बीच जमीन की ओर झुका हुआ। लेगोलास कुछ आगे था। अचानक एल्फ ने एक चीख मारी और बाकी लोग उसकी ओर दौड़े चले आए। हम उन लोगों में से कुछ को पहले ही पकड़ चुके हैं, जिनका हम शिकार कर रहे हैं, उसने कहा। देखो, उसने इशारा किया और उन्होंने देखा कि जिसे उन्होंने पहले ढलान के नीचे पड़े पत्थर समझा था, वो वास्तव में ढेर सारे शव थे। 5 मृत ओर्क्स वे वहां पड़े थे। उन्हें कई क्रूर प्रहारों से काटा गया था और 2 के सिर काट दिए गए थे। जमीन उनके काले खून से भीगी हुई थी। यह एक और पहेली है, गिमली ने कहा, लेकिन इसके लिए दिन के उजाले की जरूरत है और इसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। फिर भी, आप इसे जिस भी तरह से पढ़ें, ये निराशाजनक नहीं लगता, लेगोलस ने कहा। ओर्क्स के दुश्मन हमारे दोस्त हो सकते हैं। क्या इन पहाड़ियों में कोई लोग रहते हैं? नहीं, आरागोर्न ने कहा। रोहिरिम यहाँ बहुत कम आते हैं और यह मिनास तिरित से बहुत दूर है। हो सकता है कि कुछ आदमियों का समूह यहाँ शिकार कर रहा हो, जिसका कारण हमें नहीं पता। फिर भी मुझे नहीं लगता। तुम क्या सोचते हो? गिमली ने कहा। मुझे लगता है कि दुश्मन अपने साथ अपने दुश्मन को भी लाया है, आरागोर्न ने जवाब दिया। ये दूर से आए उत्तरी ओर्क्स हैं। मारे गए लोगों में अजीब बैज वाले महान ओर्क्स में से कोई नहीं है। मुझे लगता है कि झगड़ा हुआ था। इन बुरे लोगों के साथ यह कोई असामान्य बात नहीं है। शायद सड़क को लेकर कोई विवाद हुआ था, या बंदियों के बारे में, गिमली ने कहा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे भी यहीं नहीं मरे होंगे। आरागोर्न ने एक विस्तृत घेरे में जमीन की तलाश की, लेकिन लड़ाई के कोई अन्य निशान नहीं मिले। वे आगे बढ़ते गए। पहले से ही पूर्व की ओर का आकाश पीला पड़ रहा था, तारे फीके पड़ रहे थे और एक धूसर रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। थोड़ा आगे उत्तर की ओर वे एक मोड़ पर पहुंचे, जिसमें एक छोटी सी धारा, गिरती हुई और घुमावदार घाटी में एक पथरीला रास्ता बना रही थी। इसमें कुछ झाड़ियां उगी हुई थीं और इसके किनारों पर घास के टुकड़े थे। आखिरकार, आरागोर्न ने कहा, ये वो निशान हैं जिनकी हमें तलाश थी। इस जल चैनल के ऊपर, यही वो रास्ता है जिससे ऑक्स अपनी बहस के बाद गए थे। अब पीछा करने वाले तेजी से मुड़े और नए रास्ते पर चल पड़े। मानो रात भर की नींद के बाद वे एक पत्थर,
से दूसरे पत्थर पर उछल रहे थे। आखिरकार वे भूरे रंग की पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और अचानक एक हवा उनके बालों में बह गई और उनके लबादे हिलने लगे। भोर की ठंडी हवा। पीछे मुड़ते हुए उन्होंने नदी के उस पार दूर पहाड़ियों को जलते हुए देखा। दिन आसमान में उछल पड़ा। सूरज की लाल किरणें अंधेरी धरती के कंधों पर चढ़ गईं। उनके सामने पश्चिम में दुनिया शांत, आकारहीन और धूसर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, रात की परछाइयां पिघल गईं, जागती धरती के रंग वापस आ गए। रोहन की चौड़ी घास के मैदानों पर हरा रंग बह रहा था, जल घाटियों में सफ़ेद धुंध चमक रही थी, और बाईं ओर दूर 30 लीग या उससे भी ज्यादा नीले और बैंगनी रंग के सफ़ेद पहाड़ खड़े थे, जो चोटियों में बदल रहे थे झरना, झिलमिलाती बर्फ से लदा हुआ, सुबह के गुलाब से लाल। गोंडोर, गोंडोर, आरागोर्न चिल्लाया, काश मैं तुम्हें फिर से खुशी के पलों में देख पाता। अभी तक मेरा रास्ता तुम्हारी चमकीली धाराओं की ओर दक्षिण की ओर नहीं गया है। गोंडोर, गोंडोर, पहाड़ों और समुद्र के बीच। वहां पश्चिमी हवा बह रही थी, चांदी के पेड़ पर रोशनी पड़ रही थी। पुराने राजाओं के बगीचों में उज्ज्वल वर्षा की तरह गिर गया। हे गर्वीली दीवारें, हे सफ़ेद मीनारें, हे पंखों वाला मुकुट और सोने का सिंहासन। हे गोंडोर, गोंडोर, क्या मनुष्य चांदी के पेड़ को देखेगा, या फिर पहाड़ों और समुद्र के बीच पश्चिमी हवा फिर बहेगी? अब हम चलें, उसने कहा, अपनी नज़रें दक्षिण से हटाकर पश्चिम और उत्तर की ओर उस रास्ते की ओर देखा जिस पर उसे चलना था। जिस पहाड़ी पर साथी खड़े थे, वो उनके पैरों के सामने खड़ी ढलान पर थी। उसके नीचे 20 फैदम या उससे ज्यादा की दूरी पर एक चौड़ी और ऊबड़-खाबड़ चट्टान थी जो अचानक एक खड़ी चट्टान के किनारे पर समाप्त हो गई। रोहन की पूर्वी दीवार। इस तरह एमिन-मुइल समाप्त हो गई और रोहिरिम के हरे भरे मैदान उनके सामने दूर तक फैले हुए थे। देखो, लेगोलास चिल्लाया, उनके ऊपर पीले आसमान की ओर इशारा करते हुए। वह चील फिर से है। वह बहुत ऊंचाई पर है। ऐसा लगता है कि वह अब इस भूमि से वापस उत्तर की ओर उड़ रहा है। वह बहुत तेज गति से जा रहा है। देखो, नहीं, मेरी आंखें भी उसे नहीं देख सकती, मेरे अच्छे लेगोलास, आरागोन ने कहा। वह वाकई बहुत ऊपर होगा। मुझे आश्चर्य है कि उसका क्या काम है, अगर वह वही पक्षी है जिसे मैंने पहले देखा है। लेकिन देखो, मैं कुछ और नज़दीक और ज्यादा ज़रूरी चीज़ देख सकता हूँ। मैदान के ऊपर कुछ चल रहा है। बहुत सी बातें हैं, लेगोलस ने कहा। ये पैदल चलने वालों का एक बड़ा समूह है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, नहीं ये देख सकता हूँ कि वे किस तरह के लोग हैं। वे कई लीग दूर हैं। मेरा अनुमान है कि 12 लीग, लेकिन मैदान की समतलता को मापना मुश्किल है। गिमली ने कहा, फिर भी मुझे लगता है कि अब हमें किसी ऐसे रास्ते की ज़रूरत नहीं है जो हमें बताए कि हमें किस रास्ते पर जाना है। चलो, जल्दी से जल्दी खेतों तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अरागोर्न ने कहा, मुझे संदेह है कि आप ऑक्स द्वारा चुने गए मार्ग से अधिक तेजी से कोई रास्ता खोज पाएंगे। अब वे दिन की स्पष्ट रोशनी में अपने दुश्मनों का पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ओर्क्स पूरी गति से आगे बढ़ रहे थे। हर बार पीछा करने वालों को ऐसी चीजें मिल जाती थीं जो गिरा दी गई थीं या फेंक दी गई थीं। खाने के बैग, सख्त भूरे रंग की रोटी के छिलके और टुकड़े, एक फटा हुआ काला लबादा, पत्थरों पर टूटा हुआ लोहे की कीलों वाला एक भारी जूता। पगडंडी उन्हें उत्तर की ओर ले गई, जो कि पहाड़ की चोटी पर थी। ढलान पर चलते हुए वे एक गहरी दरार पर पहुंचे जो चट्टान में एक धारा द्वारा खोदी गई थी जो शोर मचाते हुए नीचे गिर रही थी। संकरी घाटी में एक उबड़-खाबड़ रास्ता एक खड़ी सीढ़ी की तरह मैदान में उतर रहा था। वे रोहन की घास पर एक अजीब अचानक से नीचे आ गए। यह एमिन-मुइल के बिल्कुल नीचे तक हरे समुद्र की तरह उफन रहा था। गिरती हुई धारा क्रैस और जलीय पौधों की गहरी वृद्धि में विलीन हो गई, और वे इसे दूर इंटवाश घाटी की दलदली भूमि की ओर लंबी कोमल ढलानों से नीचे हरी सुरंगों में झंझनाते हुए सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे सर्दियों को पहाड़ियों से चिपके हुए पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ हवा नर्म और गर्म थी, और हल्की खुशबूदार, मानो वसंत पहले से ही शुरू हो चुका था और जड़ी बूटियों और पत्तियों में फिर से रस बह रहा था। लेगोलास ने एक गहरी सांस
ली, जैसे कोई बंजर जगहों पर लंबी प्यास के बाद एक बड़ा घूंट पीता है। आह, हरी गंध, उसने कहा, ये बहुत ज्यादा नींद से बेहतर है। चलो भागते हैं, यहाँ हल्के पैर तेजी से दौड़ सकते हैं, आरागोर्न ने कहा। शायद लोहे के जूते वाले ओर्क्स से भी ज्यादा तेजी से। अब हमारे पास उनकी बढ़त कम करने का मौका है। वे एक कतार में चल रहे थे, तेज गंध पर शिकारी कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे, और उनकी आंखों में उत्सुकता भरी रोशनी थी। लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओर्क्स की चौड़ी पट्टी ने अपने बदसूरत स्थान को रौंद दिया। रोहन की मीठी घास उनके गुजरने के दौरान कुचली और काली हो गई थी। तुरंत आरागोन ने एक चीख मारी और एक तरफ मुड़ गया। रुको, उसने चिल्लाया, अभी मेरे पीछे मत आओ। वो मुख्य पगडंडी से दूर दाईं ओर तेजी से भागा, क्योंकि उसने पैरों के निशान देखे थे जो उस तरफ जा रहे थे, दूसरों से अलग होकर, छोटे बिना जूते वाले पैरों के निशान। हालांकि ये बहुत दूर नहीं गए थे, इससे पहले कि वे ओर्क प्रिंट से पार हो गए, जो पीछे और आगे मुख्य पगडंडी से निकल रहे थे, और फिर वे फिर से तेजी से मुड़ गए और रौंदने में खो गए। सबसे दूर के बिंदु पर आरागोर्न झुका और घास से कुछ उठाया, फिर वह वापस भाग गया। हाँ, उसने कहा, वे बिल्कुल साफ हैं, एक हॉबिट के पैरों के निशान। मुझे लगता है कि पिप्पिन के। वह दूसरे से छोटा है। और ये देखो, उसने एक चीज उठाई जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ये बीच के पेड़ के नए नए खुले पत्ते की तरह दिख रही थी, उस पेड़ रहित मैदान में सुंदर और अजीब। एल्वन क्लोक का ब्रोच, लेगोलस और गिमली ने एक साथ चिल्लाया। लुरियन के पत्ते यूं ही नहीं गिरते, आरागोर्न ने कहा। ये संयोग से नहीं गिरा, इसे किसी के पीछे आने वाले के लिए एक निशानी के रूप में फेंका गया था। मुझे लगता है कि पिप्पिन इसी उद्देश्य से निशानी से भाग गया था। गिमली ने कहा, तो कम से कम वह जीवित तो था। और वह अपनी बुद्धि और अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकता था। यह उत्साहवर्धक है। हम व्यर्थ में प्रयास नहीं करते। लेगोलस ने कहा, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उसे अपनी हिम्मत की बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ी होगी। चलो, चलो, आगे बढ़ते हैं। उन खुशमिजाज नौजवानों के बारे में सोचकर मेरा दिल जल उठता है जिन्हें मवेशियों की तरह भगाया जाता है। सूरज दोपहर तक चढ़ गया और फिर धीरे धीरे आसमान में उतर गया। दूर दक्षिण में समुद्र से हल्के बादल निकले और हवा के झोंके से उड़ गए। सूरज डूब गया, पीछे से छायाएं उठी और पूर्व से लंबी भुजाएं फैला दी। फिर भी शिकारी डटे रहे। बोरोमीर के गिरने के बाद अब एक दिन बीत चुका था और ऑक्स अभी भी बहुत आगे थे। समतल मैदानों में अब उनका कोई दृश्य नहीं दिख रहा था। जैसे ही नाइटशेड उनके चारों ओर छाने लगा, आरागोर्न रुक गया। दिन भर की यात्रा में सिर्फ 2 बार ही उन्होंने थोड़ी देर के लिए आराम किया था, और अब उनके और पूर्वी दीवार के बीच 12 लीग की दूरी रह गई थी, जहां वे भोर में खड़े थे। उन्होंने कहा, आखिरकार हम एक कठिन निर्णय पर पहुंचे हैं। क्या हमें रात को आराम करना चाहिए या जब तक हमारी इच्छाशक्ति और शक्ति बनी रहे, हमें चलते रहना चाहिए? लेगोलास ने कहा, अगर हमारे दुश्मन भी आराम नहीं करेंगे, तो वे हमें बहुत पीछे छोड़ देंगे, अगर हम सोते रहेंगे। निश्चित रूप से ऑक को भी मार्च में रुकना चाहिए। गिमली ने कहा, शायद ही कभी ऑक खुले में सूरज के नीचे यात्रा करते हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा किया है, लेगोलास ने कहा। निश्चित रूप से वे रात को आराम नहीं करेंगे। गिमली ने कहा, लेकिन अगर हम रात में चले तो हम उनके निशान का अनुसरण नहीं कर सकते। लेगोलास ने कहा, जहां तक मेरी नजर जाती है, रास्ता सीधा है और न तो दाएं मुड़ता है और न ही बाएं। शायद मैं अंधेरे में अनुमान लगाकर तुम्हें रास्ता दिखा सकता था और रेखा पर पकड़ सकता था, आरागोर्न ने कहा, लेकिन अगर हम भटक गए या वे एक तरफ मुड़ गए, तो जब प्रकाश होगा तो फिर से निशान मिलने में बहुत देर हो सकती है। और यह भी है, गिमली ने कहा, केवल दिन में ही हम देख सकते हैं कि कोई निशान दूर जाता है या नहीं। अगर कोई कैदी भाग जाए या किसी को पूर्व की ओर, मान लीजिए ग्रेट रिवर की ओर, मोडोर की ओर ले जाया जाए, तो हम संकेतों को पार कर सकते हैं और कभी नहीं जान सकते। ये सच है, आरागोर्न ने कहा, लेकिन अगर मैं पीछे के संकेतों को ठीक से पढ़ूं, तो व्हाइट हैंड के ऑक्स जीत गए हैं,
और पूरी कंपनी अब इसेनेगार्ड के लिए बाध्य है। उनका वर्तमान पाठ्यक्रम मेरी पुष्टि करता है। फिर भी उनकी सलाह पर यकीन करना जल्दबाजी होगी, गिमली ने कहा। और भागने का क्या? अंधेरे में हमें उन संकेतों को पार कर जाना चाहिए था जो आपको ब्रोच तक ले गए थे। लेगोलास ने कहा, ओर्क्स अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं और कैदी और भी ज्यादा थक गए हैं। अगर हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये कैसे होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पहले हमें ये करना होगा, उनसे आगे निकल जाओ। और फिर भी मैं, जो कई यात्राओं का बौना हूँ और अपने लोगों में सबसे कम साहसी नहीं हूँ, बिना रुके इसेनेगार्ड तक नहीं दौड़ सकता, गिमली ने कहा। मेरा दिल भी जल रहा है और मैं पहले ही दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन अब मुझे बेहतर तरीके से दौड़ने के लिए थोड़ा आराम करना चाहिए। और अगर हम आराम करते हैं तो अंधी रात ऐसा करने का समय है। मैंने कहा था कि यह एक कठिन विकल्प था, अरागोर्न ने कहा। हम इस बहस को कैसे समाप्त करेंगे? गिमली ने कहा, आप हमारे मार्गदर्शक हैं और शिकार करने में कुशल हैं। आपको चुनना होगा। मेरा दिल मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, लेगोलास ने कहा। लेकिन हमें साथ रहना चाहिए। मैं आपकी सलाह मानूंगा। आप गलत चुनाव करने वाले को चुनाव करने का मौका देते हैं, अरागोर्न ने कहा। जब से हम आर्गोनथ से गुजरे हैं, मेरी पसंद गलत हो गई है। वह चुप हो गया और बहुत देर तक उत्तर और पश्चिम की ओर घिरती रात को देखता रहा। हम अंधेरे में नहीं चलेंगे, उसने अंत में कहा। मुझे लगता है कि दूसरों के आने जाने का रास्ता या संकेत न देख पाने का खतरा ज्यादा है। अगर चांद पर्याप्त रोशनी देता तो हम उसका इस्तेमाल करते, लेकिन अफसोस वह जल्दी ढल जाता है और अभी भी जवान और पीला है। और आज रात तो वैसे भी वह ढका हुआ है, गिमली ने बड़बड़ाते हुए कहा। काश लेडी हमें भी कोई रोशनी देती, ऐसा ही तोहफा जैसा उसने फ्रोडो को दिया था। जहां इसे दिया जाएगा वहां इसकी अधिक आवश्यकता होगी, आरागोर्न ने कहा। उसके पास ही असली खोज है। इस समय के महान कार्यों में हमारा काम एक छोटा सा मामला है, शायद शुरू से ही एक व्यर्थ प्रयास, जिसे मेरा कोई भी विकल्प बिगाड़ या सुधार नहीं सकता। खैर, मैंने चुन लिया है, तो आइए हम समय का जितना अच्छा हो सके उतना उपयोग करें। उसने खुद को जमीन पर लिटा लिया और तुरंत सो गया, क्योंकि वह टोल ब्रांडर की छाया में रात बिताने के बाद से सोया नहीं था। भोर होने से पहले वह उठा और उठ गया। गिमली अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन लेगोलस खड़ा था, उत्तर की ओर अंधेरे में देख रहा था, विचारशील और चुप था। एक हवा रहित रात में एक युवा पेड़। वे बहुत दूर हैं, उसने उदास होकर आरागोर्न की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं अपने दिल में जानता हूं कि उन्होंने आज रात आराम नहीं किया है। अब केवल एक चील ही उन्हें पकड़ सकती है। फिर भी हम अभी भी वैसे ही चलेंगे जैसे हम चल सकते हैं, आरागोर्न ने कहा। झुककर उसने बौने को जगाया। आओ, हमें जाना चाहिए, उसने कहा। गंध ठंडी हो रही है, लेकिन अभी भी अंधेरा है, गिमली ने कहा। यहाँ तक कि पहाड़ी की चोटी पर लेगोलास भी देख सकता था। मैं उन्हें तब तक नहीं देख पाऊंगा जब तक सूरज उग न जाए, लेगोलास ने कहा। मुझे डर है कि वे पहाड़ या मैदान से, चांद या सूरज के नीचे से मेरी नजरों से ओझल हो गए हैं। जहां दृष्टि विफल हो जाती है, वहां पृथ्वी हमें अफवाहें ला सकती है, आरागोर्न ने कहा। भूमि को उनके घृणित पैरों के नीचे कराहना चाहिए। उसने खुद को जमीन पर फैला लिया और अपना कान घास से सटा लिया। वह वहां इतनी देर तक बिना हिले डुले लेटा रहा कि गिमली को आश्चर्य हुआ कि क्या वह बेहोश हो गया था या फिर सो गया था। भोर की किरणें चमक उठीं और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक धूसर रोशनी फैल गई। आखिरकार वह उठा और अब उसके दोस्त उसका चेहरा देख सकते थे। वह पीला और थका हुआ था और उसका चेहरा परेशान था। पृथ्वी की अफवाहें धुंधली और भ्रमित करने वाली हैं, उसने कहा। हमारे आसपास कई मीलों तक इस पर कुछ भी नहीं चलता। हमारे दुश्मनों के पैर धीमे और दूर हैं, लेकिन घोड़ों की टापें तेज हैं। मुझे याद आता है कि मैंने उन्हें सुना था, यहाँ तक कि जब मैं जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था और उन्होंने मेरे सपनों को परेशान किया। घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, पश्चिम की ओर जा रहे थे।
लेकिन अब वे हमसे और दूर होते जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस देश में क्या हो रहा है। आओ चलें, लेगोलस ने कहा। इस प्रकार उनकी खोज का तीसरा दिन शुरू हुआ। बादलों और अनियमित धूप के लंबे घंटों के दौरान वे मुश्किल से रुके, कभी आगे बढ़ते, कभी दौड़ते, मानो कोई थकान उनकी जलती हुई आग को बुझा नहीं सकती। वे शायद ही कभी बोलते। वे जिस विशाल एकांत में से गुजरे और उनके एल्वेन लबादे भूरे हरे खेतों की पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए, दोपहर की ठंडी धूप में भी कुछ एल्वेन जैसी आंखें उन्हें देख पाती, जब तक कि वे करीब नहीं पहुंच जाते। अक्सर अपने दिल में वे लेम्बस के उपहार के लिए ल्यूरियन की महिला को धन्यवाद देते थे, क्योंकि वे इसे खा सकते थे और दौड़ते हुए भी नई ताकत पा सकते थे। पूरे दिन उनके दुश्मनों का रास्ता सीधा चलता रहा, बिना रुके या मुड़े उत्तर पश्चिम की ओर। जैसे ही दिन फिर से खत्म होने लगा, वे लंबी वृक्षविहीन ढलानों पर आ गए, जहां जमीन ऊपर उठ गई, आगे की ओर कम कुबड़ वाली ढलानों की एक पंक्ति की ओर बढ़ गई। ऑक ट्रेल उत्तर की ओर मुड़ते ही फीकी पड़ गई, क्योंकि जमीन सख्त हो गई और घास छोटी हो गई। दूर बाईं ओर एंटवॉश नदी घुमावदार थी, हरे रंग के फर्श में एक चांदी का धागा। कोई भी चलती हुई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। अक्सर आरागोर्न को आश्चर्य होता था कि उन्होंने जानवर या आदमी का कोई निशान नहीं देखा। रोहिरिम के आवास अधिकांशतः दक्षिण में कई लीग दूर थे, व्हाइट माउंटेन की लकड़ी की छतों के नीचे, जो अब छिपे हुए हैं धुंध और बादल में। फिर भी अश्वस्वामियों ने पहले ईस्टमनेट में, अपने राज्य के इस पूर्वी क्षेत्र में कई झुंड और घोड़े रखे थे, और वहां चरवाहे बहुत घूमते थे, शिविर और तंबू में रहते थे, यहाँ तक कि सर्दियों के समय में भी। लेकिन अब सारी जमीन खाली थी, और वहां ऐसी शांति थी जो शांति की शांति नहीं लग रही थी। शाम ढलने पर वे फिर रुके। अब वे रोहन के मैदानों से 2 बार 12 लीग आगे निकल चुके थे और एमन मुइल की दीवार पूर्व की छाया में खो गई थी। युवा चांद धुंधले आसमान में चमक रहा था, लेकिन उससे बहुत कम रोशनी आ रही थी और तारे छिप गए थे। लेगोलास ने कहा, अब मुझे आराम के समय या हमारे पीछा में किसी भी तरह की रुकावट से कोई परेशानी नहीं है। ओर्क्स हमसे आगे निकल गए हैं, जैसे कि सौरोन के चाबुक उनके पीछे चल रहे हों। मुझे डर है कि वे पहले ही जंगल और अंधेरी पहाड़ियों तक पहुंच चुके हैं, और अब भी पेड़ों की छाया में जा रहे हैं। गिमली ने दांत पीस लिए। उसने कहा, ये हमारी आशा और हमारी सारी मेहनत का कड़वा अंत है। आशा करना, शायद, लेकिन मेहनत नहीं करना, आरागोर्न ने कहा। हम यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। फिर भी मैं थका हुआ हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा जिस रास्ते से वे पूर्व में रात के जमावड़े की ओर आए थे। इस देश में कुछ अजीब काम चल रहा है। मुझे सन्नाटे पर भरोसा नहीं है। मुझे पीले चांद पर भी भरोसा नहीं है। तारे फीके हैं, और मैं इतना थका हुआ हूँ जितना मैं शायद ही पहले कभी हुआ हूँ, इतना थका हुआ हूँ जितना कोई रेंजर स्पष्ट निशान का अनुसरण करते हुए नहीं होना चाहिए। कुछ इच्छा शक्ति है जो हमारे दुश्मनों को गति प्रदान करती है और हमारे सामने एक अदृश्य अवरोध खड़ा करती है, एक थकान जो अंगों से ज्यादा दिल में होती है। सचमुच, लेगोलस ने कहा, यह मैं तब से जानता हूँ जब हम पहली बार एमन मुइल से नीचे आए थे। क्योंकि इच्छाशक्ति हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे आगे है। उसने रोहन की भूमि से दूर पश्चिम की ओर अर्धचंद्राकार चांद के नीचे इशारा किया। सरुमन, आरागोर्न ने बड़बड़ाया, लेकिन वो हमें वापस नहीं लौटाएगा। हमें एक बार फिर रुकना होगा, क्योंकि देखो, चांद भी बादलों में डूब रहा है। लेकिन जब दिन वापस आएगा तो हमारा रास्ता नीचे और दलदल के बीच उत्तर की ओर होगा। लेगोलास पहले की तरह ही पहली बार पैदल चल रहा था, अगर वह वास्तव में कभी सोया था। उठो, उठो, वह चिल्लाया, ये लाल भोर है। जंगल की छत पर अजीब चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा या बुरा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बुलाया गया है। जागो। बाकी लोग उछल पड़े और लगभग तुरंत ही फिर से चल पड़े। धीरे धीरे ढलान करीब आ गई। दोपहर होने में अभी 1 घंटा बाकी था जब वे वहां पहुंचे। हरी ढलानें नंगी लकीरों तक बढ़ रही थीं जो उत्तर की ओर सीधी रेखा में चलती थीं। उनके पैरों के नीचे जमीन सूखी थी और घास छोटी थी, लेकिन डूबी हुई जमीन की एक लंबी पट्टी,
लगभग 10 मील चौड़ी, उनके और नदी के बीच में थी, जो नरकेट और सरस की धुंधली झाड़ियों में गहरी बह रही थी। दक्षिणी ढलान के ठीक पश्चिम में एक बड़ा घेरा था, जहां घास कई पैरों के कुचलने से फट गई थी और टूट गई थी। इससे ऑक ट्रेल फिर से बाहर निकल गया, मुड़ गया, पहाड़ियों के सूखे किनारों के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा था। आरागोर्न रुक गया और पटरियों की बारीकी से जांच की। उन्होंने यहाँ कुछ देर आराम किया, उसने कहा, लेकिन बाहर का रास्ता भी पुराना हो चुका है। मुझे डर है कि तुम्हारा दिल सच बोल रहा है, लेगोलास। मुझे लगता है कि जब से ऑक्स वहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ हम अभी खड़े हैं, तब से 12 घंटे 3 गुना हो चुके हैं। अगर वे अपनी गति बनाए रखते, तो कल सूर्यास्त तक वे फेंगोरन की सीमा तक पहुंच जाते। गिमली ने कहा, मैं उत्तर या पश्चिम की ओर धुंध में बदलती घास के अलावा कुछ नहीं देख सकता। अगर हम पहाड़ियों पर चढ़े तो क्या हम जंगल देख सकते हैं? यह अभी भी बहुत दूर है, आरागोर्न ने कहा। अगर मुझे ठीक से याद है, तो ये ढलान उत्तर की ओर 8 लीग या उससे अधिक तक फैली हुई है, और फिर उत्तर पश्चिम में इंटवॉश के निकलने तक अभी भी एक विस्तृत भूमि है। ये और 15 लीग हो सकती है। ठीक है, चलो चलते हैं, गिमली ने कहा। मेरे पैरों को मीलों की दूरी भूल जानी चाहिए। अगर मेरा दिल थोड़ा भारी होता, तो वे ज्यादा तैयार होते। सूरज डूब रहा था जब वे आखिरकार डाउन लाइन के अंत के करीब पहुंचे। कई घंटों तक वे बिना आराम किए मार्च करते रहे थे। वे अब धीरे धीरे जा रहे थे, और गिमली की पीठ झुकी हुई थी। बौने श्रम या यात्रा में पत्थर की तरह कठोर होते हैं, लेकिन इस अंतहीन पीछा ने उस पर असर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके दिल में सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। आरागोर्न उसके पीछे चल रहा था, गंभीर और चुप, कभी कभी जमीन पर कुछ प्रिंट या निशान को देखने के लिए झुकता था। केवल लेगोलस अभी भी हमेशा की तरह हल्के से कदम रख रहा था, उसके पैर मुश्किल से घास को दबाते हुए लग रहे थे। जब वो गुजर रहा था तो कोई पैरों के निशान नहीं छोड़ रहा था, लेकिन एल्स के रास्ते में उसे वह सब कुछ मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी, और वह सो सकता था। अगर मनुष्य उसे नींद कह सकते थे, तो अपने दिमाग को एल्विश सपनों के अजीब रास्तों में आराम दे रहा था, जैसे कि वह इस दुनिया की रोशनी में खुली आंखों से चल रहा था। चलो इस हरी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, उसने कहा। थके हुए वे उसके पीछे पीछे लंबी ढलान पर चढ़ते रहे, जब तक कि वे चोटी पर नहीं पहुंच गए। यह एक गोल पहाड़ी थी जो चिकनी और नंगी थी, अकेले खड़ी थी, ढलानों में सबसे उत्तरी। सूरज डूब गया और शाम की परछाइयां पर्दे की तरह गिर गईं। वे एक धूसर, निराकार दुनिया में अकेले थे, जिसका कोई निशान या माप नहीं था। केवल उत्तर पश्चिम में दूर तक मरती हुई रोशनी के सामने एक गहरा अंधेरा था, धुंध के पहाड़ और उनके पैरों के नीचे जंगल। गिमली ने कहा, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अब हमें फिर से रुकना चाहिए और रात भर जागना चाहिए। ठंड बढ़ रही है, हवा बर्फ से उत्तर की ओर आ रही है, आरागोर्न ने कहा। लेगोलास ने कहा, और सुबह होने से पहले ये पूर्व में होगा। लेकिन बाकी अगर तुम्हें अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, फिर भी सारी उम्मीदें मत छोड़ो। कल अज्ञात है, अक्सर सूर्योदय के समय ही भाग्य मिलता है। गिमली ने कहा, हमारे पीछा करने पर 3 सूर्य उग चुके हैं और कोई सलाह नहीं दे सके हैं। रात और भी ठंडी होती गई। आरागोर्न और गिमली बेचैनी से सोए, और जब भी वे जागे तो उन्होंने लेगोलास को अपने पास खड़ा देखा, या अपने घर की ओर चलते हुए। वह अपनी भाषा में धीरे धीरे गा रहा था, और जैसे जैसे वह गा रहा था, ऊपर की कठोर काली छतरी में सफ़ेद तारे खुल रहे थे। इस तरह रात बीत गई। साथ मिलकर उन्होंने धीरे धीरे आसमान में उगते भोर को देखा, जो अब नंगी और बादल रहित थी, जब तक कि आखिरकार सूर्योदय नहीं हो गया। ये पीला और साफ था। हवा पूर्व दिशा से आ रही थी और सारी धुंध छंट चुकी थी। कड़वी रोशनी में उनके चारों ओर विस्तृत भूमि धूमिल थी। आगे और पूर्व की ओर उन्होंने रोहन की पहाड़ी के हवादार ऊपरी इलाकों को देखा, जिसकी झलक उन्होंने कई दिनों पहले ग्रेट रिवर से देखी थी। उत्तर पश्चिम की ओर फेंगोर्न के अंधेरे जंगल में आगे बढ़ गया। अभी भी 10 लीग दूर इसकी छायादार छतें खड़ी थीं, और इसकी आगे की ढलानें दूर नीले रंग में फीकी पड़ गई थीं। वहां से परे दूर तक,
जैसे कि एक ग्रे बादल पर तैरते हुए ऊंचे मैथेद्रास का सफेद सिर धुंधले पहाड़ों की आखिरी चोटी चमक रही थी। जंगल से बाहर एंटवॉश उनसे मिलने के लिए बहता था। इसकी धारा अब तेज और सनकरी थी और इसके किनारे गहरे कटे हुए थे। ऑक्ट्रेल नीचे से उसकी ओर मुड़ गया, अपनी गहरी निगाहों से नदी की ओर जाने वाले रास्ते का अनुसरण करते हुए और फिर नदी को वापस जंगल की ओर ले जाते हुए अरागोन ने दूर के हरे भरे मैदान पर एक छाया देखी, एक गहरा तेज गति से चलने वाला धुंधलापन। उसने खुद को जमीन पर लिटा लिया और फिर से ध्यान से सुनने लगा। लेकिन लेगोलस उसके बगल में खड़ा था, अपने लंबे पतले हाथ से अपनी चमकदार अलवेन आंखों को छाया दे रहा था, और उसने न तो कोई छाया देखी, न ही कोई धुंधलापन, बल्कि घुड़सवारों की छोटी छोटी आकृतियां, कई घुड़सवार और उनके भालों की नोक पर सुबह की चमक नश्वर दृष्टि की सीमा से परे छोटे छोटे तारों की टिमटिमाहट की तरह थी। उनके बहुत पीछे एक गहरा धुआं पतले कलिंग धागों में उठ रहा था। खाली मैदानों में सन्नाटा था और गिमली घास में चलती हवा की आवाज सुन सकती थी। सवार, आरागोन ने चिल्लाते हुए कहा, तेज घोड़ों पर सवार कई सवार हमारी ओर आ रहे हैं। हाँ, लेगोलस ने कहा, 105 हैं। उनके बाल पीले हैं और उनके भाले चमकीले हैं। उनका नेता बहुत लंबा है। अरागोन मुस्कुराया। एल्स की आंखें तेज होती हैं, उसने कहा। नहीं, सवार 5 लीग से थोड़ा अधिक दूरी पर हैं, लेगोलास ने कहा। 5 लीग या 1, गिमली ने कहा, हम इस बंजर भूमि में उनसे बचकर नहीं जा सकते। क्या हम यहाँ उनका इंतजार करें या अपने रास्ते पर चलें? हम इंतजार करेंगे, आरागोन ने कहा। मैं थक गया हूँ और हमारा शिकार विफल हो गया है। या कम से कम दूसरे लोग हमसे पहले थे, क्योंकि ये घुड़सवार ऑक्ट्रेल से वापस आ रहे हैं। हमें उनसे नए शिकार मिल सकते हैं। या भाले, गिमली ने कहा। लेगोलास ने कहा, वहाँ 3 खाली काठी हैं, लेकिन मुझे कोई हॉबिट नहीं दिख रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि हमें अच्छी खबर सुननी चाहिए, आरागोन ने कहा। लेकिन बुराई हो या अच्छाई, हम यहाँ उसका इंतजार करेंगे। तीनों साथी अब पहाड़ी की चोटी से चले गए, जहाँ वे हल्के आसमान के सामने आसानी से निशाना बन सकते थे, और वे धीरे धीरे उत्तर की ओर ढलान पर उतर गए। पहाड़ी के तल से थोड़ा ऊपर वे रुक गए और अपने लबादे लपेटकर मुरझाई हुई घास पर एक साथ बैठ गए। समय धीरे धीरे और भारी रूप से बीत रहा था। हवा कम और खोजी थी। गिमली बेचैन था। अरागोन, तुम इन घुड़सवारों के बारे में क्या जानते हो? उसने कहा, क्या हम यहाँ अचानक मौत का इंतजार कर रहे हैं? मैं भी उनमें से एक रहा हूँ, आरागोन ने उत्तर दिया। वे घमंडी और हठी हैं, लेकिन वे सच्चे दिल वाले हैं, विचार और कर्म में उदार हैं, साहसी हैं लेकिन क्रूर नहीं हैं, बुद्धिमान हैं लेकिन अशिक्षित हैं, कोई किताब नहीं लिखते हैं लेकिन बहुत सारे गीत गाते हैं, अंधकार में वर्षों से पहले मनुष्य के बच्चों की तरह है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हाल ही में यहाँ क्या हुआ है, और न ही मुझे पता है कि रोहिरम अब किस मन से गद्दार सरोमन और सौरोन के खतरे के बीच हैं। वे लंबे समय से गोंडोर के लोगों के दोस्त रहे हैं, हालांकि वे उनके जैसे नहीं हैं। ये बहुत पहले की बात है जब योरल द यंग उन्हें उत्तर से बाहर लाया था, और उनकी रिश्तेदारी डेल के बार्डिंग्स और वुड के बियोर्निंग्स के साथ है, जिनके बीच अभी भी कई लंबे और गोरे आदमी देखे जा सकते हैं, जैसे कि रोहन के राइडर्स हैं। कम से कम वे ऑक्स से प्यार तो नहीं करेंगे, गिमली ने कहा, लेकिन गैंडाल्फ ने एक अफवाह के बारे में बताया था कि वे मोडोर को श्रद्धांजलि देते हैं। मैं इस पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना बोरोमीर करता है, आरागोन ने उत्तर दिया। तुम्हें जल्द ही सच्चाई पता चल जाएगी, लेगोलास ने कहा। वे पहले ही पास आ चुके हैं। आखिरकार गिमली को भी दूर से सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। पगडंडी का अनुसरण करते हुए घुड़सवार नदी से मुड़ गए थे और नीचे की ओर बढ़ रहे थे। वे हवा की तरह दौड़ रहे थे। अब खेतों में स्पष्ट तीव्र आवाजों की चीखें गूंजने लगीं। अचानक वे गरजने जैसी आवाज के साथ आगे बढ़े और सबसे आगे का घुड़सवार मुड़ गया, पहाड़ी के नीचे से गुजरते हुए, और सेना को वापस दक्षिण की ओर ढलान के पश्चिमी छोर पर ले गया। उसके पीछे वे सवार थे, कवचधारी पुरुषों की एक लंबी कतार। तेज, चमकदार, गिरने वाला और देखने में सुंदर।
उनके घोड़े बहुत बड़े कद के, मजबूत और साफ सुथरे थे। उनके भूरे रंग के कोट चमकते थे, उनकी लंबी पूंछ हवा में लहराती थी, उनके अयाल उनकी गर्वीली गर्दनों पर लटके हुए थे। उन पर सवार लोग उनसे अच्छी तरह से मेल खाते थे। लंबे और लंबे हाथ, उनके बाल सन पीले, उनके हल्के हेलमेट के नीचे लहराते थे और उनके पीछे लंबी चोटियों में बहते थे। उनके चेहरे सख्त और तीखे थे। उनके हाथों में राख के लंबे भाले थे, उनकी पीठ पर रंगी हुई ढालें लटकी हुई थीं, उनकी बेल्ट पर लंबी तलवारें थीं, उनके कवच की चमकीली स्कर्ट उनके घुटनों पर लटक रही थी। वे जोड़े में सरपट दौड़े और हालांकि बीच बीच में उनमें से एक अपनी रकाब में उठकर आगे और दोनों तरफ देखता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे तीनों अजनबियों को चुपचाप बैठे और उन्हें देखते हुए नहीं देख पा रहे थे। मेजबान लगभग गुजर ही चुका था कि अचानक आरागोर्न खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में पुकारा, उत्तर से क्या खबर है? रोहन के सवार आश्चर्यजनक गति और कौशल के साथ उन्होंने अपने घोड़ों को रोका, चक्कर लगाया और चारों ओर से हमला किया। जल्द ही तीनों साथियों ने खुद को घुड़सवारों के एक घेरे में पाया जो उनके पीछे पहाड़ी ढलान पर ऊपर नीचे, उनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए और अंदर की ओर बढ़ते हुए एक दौड़ते हुए घेरे में घूम रहे थे। आरागोर्न चुप खड़ा था और बाकी दो बिना हिले डुले बैठे थे, ये सोचते हुए कि चीजें किस तरफ मुड़ेंगी। बिना कुछ बोले या चिल्लाए अचानक घुड़सवार रुक गए। भालों का एक झुंड अजनबियों की ओर तान रहा था और कुछ घुड़सवारों के हाथ में धनुष थे और उनके तीर पहले से ही डोरी में लगे हुए थे। फिर एक लंबा आदमी आगे बढ़ा, बाकी सभी से लंबा, उसके हेलमेट से एक शिखा की तरह एक सफ़ेद घोड़े की पूंछ बह रही थी। वह तब तक आगे बढ़ा जब तक कि उसके भाले की नोक आरागोर्न की छाती के 1 फुट के भीतर नहीं आ गई। आरागोर्न ने कोई हलचल नहीं की। आप कौन हैं और इस देश में क्या कर रहे हैं? सवार ने पश्चिम की आम भाषा का प्रयोग करते हुए पूछा, जिसका तरीका और लहजा गोंडोर के निवासी बोरोमीर के भाषण जैसा था। मुझे स्ट्राइडा कहा जाता है, आरागोर्न ने उत्तर दिया। मैं उत्तर से आया हूँ। मैं ओर्क्स का शिकार कर रहा हूँ। सवार अपने घोड़े से कूद पड़ा, अपना भाला दूसरे सवार को दे दिया। वह उठा और अपने घोड़े से उतरा। उसने अपनी तलवार निकाली और आरागोर्न के सामने खड़ा हो गया, उसे गौर से देखते हुए और आश्चर्य से नहीं। आखिरकार उसने फिर से बात की। पहले तो मैंने सोचा कि तुम खुद ओर्क्स हो, उसने कहा, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। अगर तुम इस तरह से ओर्क्स का शिकार करने जाओगे तो तुम उनके बारे में बहुत कम जानते हो। वे तेज और अच्छी तरह से हथियारों से लैस थे और उनकी संख्या बहुत थी। अगर तुम कभी उनसे आगे निकल जाते तो तुम शिकारी से शिकार बन जाते। लेकिन तुम में कुछ अजीब बात है, स्ट्राइडर। उसने अपनी स्पष्ट चमकदार आंखें फिर से रेंजर पर टिकाईं। तुमने जो नाम दिया है वह किसी आदमी के लिए नहीं है। और तुम्हारा पहनावा भी अजीब है। क्या तुम घास से निकले हो? तुम हमारी नजरों से कैसे बच गए? क्या तुम एल्विश लोग हो? नहीं, आरागोर्न ने कहा। हम में से केवल एक ही एल्फ है, लेगोलास, जो दूर मिर्कवुड में वुडलैंड रियल्म से है। लेकिन हम लोथलुरियन से होकर गुजरे हैं और लेडी के उपहार और अनुग्रह हमारे साथ जाते हैं। सवार ने उन्हें नए आश्चर्य से देखा, लेकिन उसकी आंखें सख्त हो गईं। तो फिर पुरानी कहानियों के अनुसार गोल्डन वुड में एक महिला है, उसने कहा। वे कहते हैं कि उसके जाल से बहुत कम लोग बच पाते हैं। ये अजीब दिन है, लेकिन अगर तुम पर उसकी कृपा हो तो तुम भी जाल बुनने वाले और जादूगर हो सकते हो, शायद। उसने अचानक लेगोलास और गिमली पर एक ठंडी नजर डाली। तुम चुप क्यों नहीं हो? उसने पूछा। गिमली उठा और अपने पैरों को मजबूती से फैला लिया। उसने अपने हाथ से कुल्हाड़ी का हैंडल पकड़ लिया और उसकी काली आंखें चमक उठीं। मुझे अपना नाम बताओ, घोड़े के मालिक, और मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगा, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ, उसने कहा। जहां तक बात है, सवार ने बौने की ओर देखते हुए कहा, पहले अजनबी को अपना परिचय देना चाहिए। फिर भी मेरा नाम जोमा है, जोमंड का बेटा, और मुझे रिडरमार्क का तीसरा मार्शल कहा जाता है। फिर जोमंड के बेटे जोमा, रिडरमार्क के तीसरे मार्शल, बौने ग्लूइन के बेटे गिमली को आपको मूर्खतापूर्ण शब्दों के खिलाफ चेतावनी देने दें।
आप उस चीज की बुराई करते हैं जो आपके विचार की पहुंच से परे है, और केवल थोड़ी सी बुद्धि ही आपको माफ कर सकती है। जोमा की आंखें चमक उठी और रोहन के लोग गुस्से से बुदबुदाए और अपने भालों को आगे बढ़ाते हुए उनके पास पहुंच गए। जोमा ने कहा, मास्टर बॉने, अगर यह जमीन से थोड़ा भी ऊपर होता तो मैं तुम्हारा सिर, दाढ़ी और सब कुछ काट देता। वह अकेला नहीं है, लेगोलास ने कहा, अपने धनुष को झुकाते हुए और एक तीर को हाथों से सुसज्जित करते हुए जो दृष्टि से भी तेज गति से चलते हैं। तुम्हारा वार पड़ने से पहले ही तुम मर जाओगे। जोमा ने अपनी तलवार उठाई और मामला बिगड़ सकता था, लेकिन अरागोर्न उनके बीच में कूद पड़ा और अपना हाथ ऊपर उठाया। माफ करना, जोमा, वह चिल्लाया। जब तुम और जानोगे तो समझ जाओगे कि तुमने मेरे साथियों को क्यों नाराज किया है। हम रोहन, उसके किसी भी निवासी, मनुष्य या घोड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। क्या तुम हमला करने से पहले हमारी कहानी नहीं सुनोगे? मैं करूंगा, जोमा ने अपना ब्लेड नीचे करते हुए कहा। लेकिन रिडरमार्क में घूमने वालों के लिए समझदारी होगी कि वे संदेह के इन दिनों में कम घमंडी रहें। पहले मुझे अपना सही नाम बताओ। पहले मुझे बताओ कि तुम किसकी सेवा करते हो, आरागोर्न ने कहा। क्या तुम मोडोर के डार्क लॉर्ड सौरोन के दोस्त हो या दुश्मन? मैं केवल मार्क के भगवान, थेंगल के पुत्र थ्योडेन राजा की सेवा करता हूँ, जोमा ने उत्तर दिया। हम दूर स्थित ब्लैकलैंड की शक्ति की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, हम अभी उसके साथ खुले युद्ध में हैं, और यदि आप उससे भाग रहे हैं, तो आपको इस भूमि को छोड़ देना चाहिए। अब हमारी सभी सीमाओं पर संकट है, और हम खतरे में हैं, लेकिन हम केवल स्वतंत्र होना चाहते हैं, और जिस तरह से हम रहते आए हैं, उसी तरह से जीना चाहते हैं, अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, और किसी भी विदेशी स्वामी की सेवा नहीं करना चाहते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम अच्छे दिनों में मेहमानों का स्वागत करते थे, लेकिन इन दिनों बिना बुलाया जन भी हमें तेजी से और मुश्किल से पकड़ते हैं। आओ, तुम कौन हो? तुम किसकी सेवा करते हो? आप किसकी आज्ञा से हमारे देश में ओर्क्स का शिकार करते हैं? मैं किसी की सेवा नहीं करता, आरागोर्न ने कहा, लेकिन सौरोन के सेवकों का मैं हर उस जगह पीछा करता हूँ जहाँ वे जाते हैं। नश्वर मनुष्यों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ओर्क्स के बारे में अधिक जानते हैं, और मैं उन्हें इस तरह से शिकार नहीं करता हूँ। जिन ओर्क्स का हमने पीछा किया था, उन्होंने मेरे 2 दोस्तों को बंदी बना लिया। ऐसी जरूरत में एक आदमी जिसके पास घोड़ा नहीं है, वह पैदल ही जाएगा, और वह निशान का अनुसरण करने की अनुमति नहीं मांगेगा। नहीं, वह तलवार से ही दुश्मनों के सिर गिनेगा। मैं हथियारहीन नहीं हूँ। आरागोर्न ने अपना लबादा पीछे फेंका। जब उसने उसे पकड़ा तो एल्वेन शीथ चमक उठी, और एंड्रल की चमकदार ब्लेड अचानक आग की तरह चमक उठी जब उसने उसे बाहर निकाला। अलेंडिल, वह चिल्लाया, मैं आरागोर्न हूँ, एराथॉर्न का बेटा, और मुझे अलेसा, एल्फिस्टोन, डियाट नादान, गोंडोर के बेटे इसिल्डुर अलेंडिल का वारिस कहा जाता है। ये तलवार है जो टूटी हुई थी और फिर से गढ़ी गई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे या मुझे विफल करोगे? जल्दी से चुनो। गिमली और लेगोलास ने अपने साथी को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी इस मूड में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो कद में बड़ा हो गया है, जबकि जोमा सिकुड़ गया था, और उसके जीवित चेहरे पर उन्हें पत्थर के राजाओं की शक्ति और महिमा का एक संक्षिप्त दृश्य दिखाई दिया। एक पल के लिए लेगोलास की आंखों को ऐसा लगा कि आरागोर्न के माथे पर एक चमकते हुए मुकुट की तरह एक सफ़ेद लौ टिमटिमा रही थी। जोमा पीछे हट गया और उसके चेहरे पर विस्मय का भाव था। उसने अपनी गर्व भरी आंखें नीचे झुका लीं। ये वाकई अजीब दिन है, उसने बुदबुदाया। सपने और किंवदंतियां घास से जीवन में उभरती हैं। मुझे बताओ, प्रभु, उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? और इन काले शब्दों का क्या मतलब था? डेनेथोर का बेटा बोरोमिर लंबे समय से जवाब की तलाश में गया हुआ है, और जो घोड़ा हमने उसे उधार दिया था, वह सवार के बिना वापस आ गया। तुम उत्तर से क्या विनाश लेकर आए हो? चुनाव का विनाश, आरागोर्न ने कहा। तुम थेंगल के बेटे थ्योडेन से यह कह सकते हो, उसके सामने खुली जंग है, सौरोन के साथ या उसके खिलाफ। कोई भी अब वैसे नहीं जी सकता जैसा कि वे जीते थे, और कुछ ही लोग वो बचा पाएंगे जिसे वे अपना कहते हैं।
लेकिन इन महान मामलों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर मौका मिला तो मैं खुद राजा के पास आऊंगा। अब मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं मदद मांगता हूँ, या कम से कम खबर के लिए। तुमने सुना कि हम एक ऑक सेना का पीछा कर रहे हैं जिसने हमारे दोस्तों को ले लिया। तुम हमें क्या बता सकते हो? जोमा ने कहा, तुम्हें अब उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है। ओर्क्स नष्ट हो चुके हैं और हमारे दोस्त, हमें ओर्क्स के अलावा कोई नहीं मिला। लेकिन यह वाकई अजीब है, आरागोर्न ने कहा। क्या तुमने मारे गए लोगों की तलाशी ली? क्या वहां ऑक काइंड के अलावा कोई और शव नहीं था? वे छोटे होंगे। तुम्हारी नज़र में वे सिर्फ बच्चे थे, बिना जूते के लेकिन भूरे रंग के कपड़े पहने हुए। वहां कोई बौना या बच्चे नहीं थे, जोमा ने कहा। हमने सभी मारे गए लोगों की गिनती की और उन्हें लूट लिया, और फिर हमने शवों को ढेर करके जला दिया, जैसा कि हमारा रिवाज है। राख अभी भी धुआं उगल रही है। गिमली ने कहा, हम बौनों या बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे दोस्त हॉबिट थे। हॉबिट, जोमा ने कहा, और वे क्या हो सकते हैं? यह एक अजीब नाम है। अजीब लोगों के लिए अजीब नाम, गिमली ने कहा। लेकिन ये हमें बहुत प्रिय थे। ऐसा लगता है कि आपने रोहन में वे शब्द सुने हैं जो मिनास तिरित को परेशान करते थे। वे हाफलिंग के बारे में बात करते थे। ये हॉबिट हाफलिंग हैं। हाफलिंग्स, जोमा के बगल में खड़ा सवार हंसा। हाफलिंग्स, लेकिन वे उत्तर से पुराने गीतों और बच्चों की कहानियों में सिर्फ छोटे लोग हैं। क्या हम किंवदंतियों में चलते हैं या दिन के उजाले में हरी धरती पर? एक आदमी दोनों ही काम कर सकता है, आरागोर्न ने कहा। क्योंकि हम नहीं बल्कि जो लोग बाद में आएंगे वे हमारे समय की किंवदंतियां बनाएंगे। हरी धरती, तुम कहते हो। ये किंवदंती का एक बड़ा विषय है, भले ही तुम इसे दिन के उजाले में चलो। समय बहुत कम है, सवार ने आरागोर्न की बात पर ध्यान न देते हुए कहा। हमें दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, प्रभु। हमें इन जंगली लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए, या फिर उन्हें बांधकर राजा के पास ले जाना चाहिए। शांति, जोथेन, जोमेर ने अपनी भाषा में कहा। मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जॉर्ज से कहो कि वे रास्ते पर इकट्ठा हो जाएं और इंटवाडे की ओर जाने के लिए तैयार हो जाएं। बड़बड़ाते हुए जोथेन पीछे हट गया और दूसरों से बात की। जल्द ही वे चले गए और जोमेर को तीनों साथियों के साथ अकेला छोड़ दिया। तुम जो कुछ भी कह रहे हो, वह अजीब है, आरागोर्न, उसने कहा। फिर भी तुम सच बोल रहे हो, ये साफ है। मार्क के लोग झूठ नहीं बोलते और इसलिए वे आसानी से धोखा नहीं खाते। लेकिन तुमने सब कुछ नहीं बताया। क्या तुम अब अपने काम के बारे में और विस्तार से नहीं बताओगे, ताकि मैं तय कर सकूं कि क्या करना है? मैंने कई सप्ताह पहले इम्लाद्रिस से यात्रा शुरू की थी, जैसा कि कविता में इसका नाम है, आरागोर्न ने उत्तर दिया। मेरे साथ मिनस तिरित का बोरोमीर भी गया था। मेरा काम था कि मैं वहां जाऊं, डेनेथोर के बेटे के साथ उस शहर में सौरोन के खिलाफ युद्ध में अपने लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन जिस कंपनी के साथ मैं यात्रा कर रहा था, उसका कुछ और काम था। उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। गैंडाल्फ द ग्रे हमारा नेता था। गैंडाल्फ, जोमा ने कहा। गैंडाल्फ ग्रेहेम मार्क में जाना जाता है, लेकिन उसका नाम, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अब राजा के पक्ष में पासवर्ड नहीं है। वह लोगों की याद में कई बार देश में मेहमान बनकर आया है। वह जब चाहे, एक मौसम के बाद या कई सालों के बाद आता है। वो हमेशा अजीब घटनाओं का संदेशवाहक होता है। कुछ लोग तो उसे बुराई लाने वाला भी कहते हैं। वास्तव में गर्मियों में उनके अंतिम आगमन के बाद से सभी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। उस समय सरुमन के साथ हमारी परेशानी शुरू हुई। तब तक हम सरुमन को अपना मित्र मानते थे, लेकिन तभी गैंडाल्फ आया और हमें चेतावनी दी कि इसेनगार्ड में अचानक युद्ध की तैयारी हो रही है। उसने कहा कि वह खुद ऑर्थेंक में कैदी था और बड़ी मुश्किल से भाग पाया था, और उसने मदद की भीख मांगी। लेकिन थियोडेन ने उसकी बात नहीं सुनी और वह चला गया। थियोडेन के कानों में गैंडाल्फ का नाम जोर से मत बोलो। वह क्रोधित है, क्योंकि गैंडाल्फ ने शैडोफैक्स नामक घोड़ा ले लिया है, जो राजा के सभी घोड़ों में सबसे कीमती है, मीरास का प्रमुख, जिस पर केवल मार्क का भगवान ही सवार हो सकता है।
क्योंकि उनकी जाति का पिता योरल का महान घोड़ा था जो मनुष्यों की भाषा जानता था। 7 रात पहले शैडोफैक्स लौटा, लेकिन राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ, क्योंकि अब घोड़ा बेकाबू हो गया है और किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। तब शैडोफैक्स ने सुदूर उत्तर से अकेले ही अपना रास्ता खोज लिया है, आरागोर्न ने कहा, क्योंकि यहीं पर वह और गैंडाल्फ अलग हुए थे। लेकिन अफसोस, गैंडाल्फ अब और आगे नहीं बढ़ेगा। वह मोरिया की खदानों में अंधेरे में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ये बहुत बुरी खबर है, जोमा ने कहा। कम से कम मेरे लिए तो है, और बहुतों के लिए, लेकिन सभी के लिए नहीं, जैसा कि आप राजा के पास आने पर पा सकते हैं। ये समाचार इतना दुखद है कि इस देश में कोई भी इसे समझ नहीं सकता। हालांकि साल के बहुत अधिक बड़े होने से पहले यह उन्हें बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, अरागोर्न ने कहा। लेकिन जब महान पतन होता है तो कम नेतृत्व करना चाहिए। मेरा काम मोरिया से लंबी सड़क पर हमारी कंपनी का मार्गदर्शन करना है। लुरियन के माध्यम से हम कौन से आए, यह अच्छा होगा कि आप सच्चाई जान लें, इससे पहले कि आप इसके बारे में फिर से बात करें और फिर ग्रेट रिवर के लीगों से होते हुए राउरोस के झरने तक जाएं। वहां बोरोमीर को उन्हीं ऑक्स ने मार डाला था जिन्हें आपने नष्ट कर दिया था। तुम्हारी खबर दुखद है, जोमा ने निराशा में कहा। मिनास तिरित और हम सभी के लिए यह मृत्यु बहुत बड़ी क्षति है। वह एक योग्य व्यक्ति था, सभी ने उसकी प्रशंसा की। वह मार्क के पास बहुत कम आता था, क्योंकि वह हमेशा पूर्वी सीमाओं पर युद्धों में रहता था, लेकिन मैंने उसे देखा है। वह मुझे गोंडोर के गंभीर लोगों की तुलना में यूरल के तेज बेटों की तरह अधिक लगा, और जब उसका समय आएगा तो वह अपने लोगों का एक महान कप्तान साबित होगा। लेकिन हमें गोंडोर से इस दुख की कोई खबर नहीं मिली है। वह कब मारा गया? अब 4था दिन है जब से वह मारा गया है, अरागोर्न ने उत्तर दिया, और उस दिन की शाम के बाद से हम टॉल ब्रांडर की छाया से यात्रा कर रहे हैं। पैदल, जोमेर चिल्लाया। हाँ, जैसा कि आप हमें देख रहे हैं। जोमा की आंखों में आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। स्ट्राइडा बहुत घटिया नाम है, एराथॉर्न के बेटे, उसने कहा। मैं तुम्हें विंगफुट नाम देता हूँ। तीनों दोस्तों के इस काम को कई हॉल में गाया जाना चाहिए। 4था दिन खत्म होने से पहले तुमने 40 लीग और 5 नाप लिए हैं। हार्डी एलेंडल की नस्ल है। लेकिन अब, प्रभु, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे जल्दी से जल्दी थ्योडेन लौटना होगा। मैंने अपने आदमियों के सामने सावधानी से बात की। ये सच है कि हम अभी ब्लैकलैंड के साथ खुले युद्ध में नहीं हैं, और राजा के कान के पास कुछ लोग हैं जो कायरतापूर्ण सलाह देते हैं, लेकिन युद्ध आ रहा है। हम गोंडोर के साथ अपने पुराने गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक वे लड़ते रहेंगे हम उनकी सहायता करेंगे, ऐसा मैं और मेरे साथ खड़े सभी लोग कहते हैं। ईस्ट मार्क मेरा प्रभार है, तीसरे मार्शल का वार्ड, और मैंने अपने सभी झुंड और चरवाहों को हटा दिया है, उन्हें वापस ले लिया एंटवॉश से आगे, और यहाँ केवल पहरेदारों और तेज स्काउट्स को छोड़कर किसी को नहीं छोड़ना। तो फिर आप सौरोन को श्रद्धांजलि नहीं देते? गिमली ने कहा। हम ऐसा नहीं करते और हमने कभी नहीं किया। जोमा ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, हालांकि मेरे कानों में यह बात आई है कि यह झूठ बोला गया है। कुछ साल पहले ब्लैकलैंड के स्वामी ने हमसे बहुत ज्यादा कीमत पर घोड़े खरीदने चाहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि वह जानवरों का गलत इस्तेमाल करता है। फिर उसने लूटपाट करने के लिए ओर्क्स भेजे, और वे जो कुछ भी ले जा सकते थे, ले गए। हमेशा काले घोड़ों को चुनते थे, अब इनमें से बहुत कम बचे हैं। इसी वजह से ओर्क्स के साथ हमारा झगड़ा बहुत कड़वा है। लेकिन इस समय हमारी मुख्य चिंता सरुमन के साथ है। उसने इस पूरे देश पर आधिपत्य का दावा किया है, और हमारे बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा है। उसने ओर्क्स, वुल्फ राइडर्स और दुष्ट मनुष्यों को अपनी सेवा में ले लिया है, और उसने हमारे खिलाफ खाई को बंद कर दिया है, ताकि हम पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से घिरे रहें। ऐसे दुश्मन से निपटना बुरा है। वो एक जादूगर है, चालाक और चालाक दोनों, जिसके कई रूप हैं। वे कहते हैं कि वह यहाँ वहाँ एक बूढ़े आदमी की तरह घूमता है, जो टोपी और लबादा पहने हुए है, बहुत कुछ गैंडाल्फ की तरह, जैसा कि अब कई लोग याद करते हैं।
उसके जासूस हर जाल से बच निकलते हैं और उसके अशुभ पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे खत्म होगा और मेरा दिल मुझे डराता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके सभी दोस्त सेनेगाड में नहीं रहते हैं। लेकिन अगर तुम राजा के घर आओ तो तुम खुद ही देख लोगे। क्या तुम नहीं आओगे? क्या तुम व्यर्थ ही आशा कर रहे हो कि तुम्हें संदेह और आवश्यकता में सहायता के लिए मेरे पास भेजा गया है? मैं जब भी आ सकता हूँ आऊँगा, आरागोन ने कहा। अब आओ, जोमा ने कहा। अलेंडल का वारिस इस बुरी लहर में योरल के बेटों के लिए वाकई ताकतवर साबित होगा। अभी भी वेस्टमिनेट पर लड़ाई चल रही है और मुझे डर है कि यह हमारे लिए बुरा हो सकता है। वास्तव में मैं उत्तर की ओर बिना राजा की अनुमति के गया था, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में उसके घर में बहुत कम सुरक्षाकर्मी रह गए हैं। लेकिन स्काउट्स ने मुझे 3 रात पहले पूर्वी दीवार से नीचे आने वाले ऑक सेना के बारे में चेतावनी दी थी, और उनमें से कुछ ने बताया कि सरुमन के सफ़ेद बैज पहने हुए थे। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि ऑर्थेंक और डार्क टॉवर के बीच एक लीग है। मैंने अपने घर के लोगों को आगे बढ़ाया और हमने 2 दिन पहले रात के समय एंटवुड की सीमाओं के पास ऑक को पकड़ लिया। वहां हमने उन्हें घेर लिया और कल भोर में युद्ध किया। मेरे 15 आदमी मारे गए और 12 घोड़े, क्योंकि ऑक की संख्या हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। अन्य लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। ग्रेट रिवर के पार पूर्व से आ रहे हैं। इस स्थान के उत्तर में थोड़ा सा उनका निशान साफ दिखाई देता है। और अन्य लोग भी जंगल से बाहर आए। ग्रेट ऑक, जिनके पास आइसिंगार्ड का सफ़ेद हाथ भी था, वो प्रकार अधिक शक्तिशाली है और अन्य सभी की तुलना में अधिक गिर गया। फिर भी हमने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन हम बहुत लंबे समय से दूर हैं। हमें दक्षिण और पश्चिम में जरूरत है। क्या तुम नहीं आओगे? जैसा कि तुम देख रहे हो, वहाँ अतिरिक्त घोड़े हैं। तलवार के लिए काम है। हाँ, और हम गिमली की कुल्हाड़ी और लेगोलास के धनुष का उपयोग कर सकते हैं, अगर वे जंगल की महिला के बारे में मेरे जल्दबाजी भरे शब्दों को माफ कर दें। मैंने वही बोला जो मेरे देश के सभी लोग बोलते हैं, और मैं खुशी खुशी बेहतर सीखना चाहूँगा। मैं आपके अच्छे शब्दों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, अरागोन ने कहा, और मेरा दिल आपके साथ आने के लिए तरस रहा है। लेकिन जब तक उम्मीद है मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। आशा नहीं बची है, जोमा ने कहा। उत्तरी सीमाओं पर आपको अपने दोस्त नहीं मिलेंगे। फिर भी मेरे दोस्त पीछे नहीं हैं। हमें पूर्वी दीवार से कुछ ही दूरी पर एक स्पष्ट संकेत मिला है कि उनमें से कम एक अभी भी वहां जीवित है। लेकिन दीवार और ढलान के बीच हमें उनका कोई और निशान नहीं मिला है, और कोई भी रास्ता इधर उधर नहीं गया है, जब तक कि मेरी कुशलता पूरी तरह से खत्म न हो गई हो। तो फिर आपको क्या लगता है कि उनका क्या हुआ होगा? मुझे नहीं पता। हो सकता है कि उन्हें ऑक्स के बीच मार दिया गया हो और जला दिया गया हो, लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे इससे डर नहीं लगता। मैं केवल ये सोच सकता हूँ कि उन्हें युद्ध से पहले जंगल में ले जाया गया होगा, शायद इससे पहले कि आप अपने दुश्मनों को घेरते। क्या आप शपथ ले सकते हैं कि कोई भी इस तरह से आपके जाल से बच नहीं पाया? जोमा ने कहा, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि हमने जब उन्हें देखा तो कोई भी ओर्क भागकर नहीं गया। हम उनसे पहले जंगल की छत पर पहुँच गए, और अगर उसके बाद कोई भी जीवित चीज़ हमारी अंगूठी को तोड़कर निकल गई, तो वह कोई ओर्क नहीं था और उसमें कुछ दैत्य शक्ति थी। हमारे मित्रों ने भी हमारी ही तरह की पोशाक पहनी हुई थी, अरागोन ने कहा, और तुम दिन के पूर्ण प्रकाश में हमारे पास से गुजरे। मैं भूल गया था, जोमा ने कहा। इतने सारे चमत्कारों के बीच किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित होना मुश्किल है। दुनिया पूरी तरह से अजीब हो गई है। एल्फ और बौने हमारे रोज़मर्रा के खेतों में घूमते हैं, और लोग जंगल की महिला से बात करते हैं और फिर भी जीवित रहते हैं, और तलवार उस युद्ध में वापस आती है जो हमारे पूर्वजों के मार्ग में सवार होने से बहुत पहले शुरू हुआ था। ऐसे समय में एक आदमी कैसे निर्णय लेगा कि क्या करना है? जैसा कि उसने हमेशा से ही न्याय किया है, आरागोन ने कहा। अच्छे और बुरे में पिछले सालों से कोई बदलाव नहीं आया है, न ही वे कल्पित बौनों और बौनों के बीच एक चीज़ हैं और मनुष्यों के बीच दूसरी चीज़ हैं। उन्हें पहचानना मनुष्य का काम है,
गोल्डन वुड में भी उतना ही जितना अपने घर में। ये सच है, जोमेर ने कहा, लेकिन मुझे न तो आप पर संदेह है, न ही आपके द्वारा किए गए कार्य पर। मेरा दिल तो यही चाहता है, फिर भी मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। हमारे देश में अजनबियों को अपनी मर्जी से घूमने देना हमारे कानून के खिलाफ है, जब तक कि राजा खुद उन्हें जाने की इजाज़त न दे, और इन संकट के दिनों में तो और भी सख्त आदेश है। मैंने तुमसे विनती की है कि तुम स्वेच्छा से मेरे साथ वापस आओ, और तुम नहीं आए। मैं 3 के खिलाफ 100 की लड़ाई शुरू करने से कतराता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कानून ऐसे मौके के लिए बनाया गया था, आरागोन ने कहा। और नहीं मैं कोई अजनबी हूँ, क्योंकि मैं इस देश में पहले भी 1 से ज़्यादा बार आ चुका हूँ, और रोहिरिम की सेना के साथ सवार होकर आया हूँ, हालांकि दूसरे नाम और दूसरे वेश में। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है, क्योंकि तुम युवा हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता जोमुंड और थेंगल के बेटे थ्योडेन से बात की है। पहले के दिनों में इस देश के किसी भी उच्च शासक ने कभी किसी व्यक्ति को मेरे जैसे प्रयास को छोड़ने के लिए विवश नहीं किया होगा। कम से कम मेरा कर्तव्य तो स्पष्ट है, आगे बढ़ना है। अब आओ, जोमुंड के बेटे, आखिरकार चुनाव करना ही होगा। हमारी सहायता करो, या सबसे बुरी स्थिति में हमें आज़ाद कर दो, या अपने कानून को लागू करने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे युद्ध या तुम्हारे राजा के पास लौटने वाले कम लोग होंगे। जोमा एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, हम दोनों को जल्दी की जरूरत है, उसने कहा। मेरी कंपनी दूर जाने से चिढ़ती है, और हर घंटे तुम्हारी उम्मीद कम होती जाती है। यह मेरा विकल्प है, तुम जा सकते हो, और इससे भी बढ़कर मैं तुम्हें घोड़े उधार दूंगा। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ, जब तुम्हारी खोज पूरी हो जाए या व्यर्थ साबित हो जाए, तो घोड़ों के साथ एंटवाडे के पार मैडसिल्ड, एडोरस के उच्च भवन में लौट आओ, जहाँ अब थ्योडेन रहता है। इस तरह तुम उसे साबित कर दोगे कि मैंने गलत नहीं सोचा है। इस मामले में मैं खुद को, और शायद अपनी जान को भी, उसके संरक्षण में सौंपता हूँ। अपने अच्छे विश्वास के साथ असफल मत हो। मैं असफल नहीं होऊंगा, आरागोन ने कहा। जब जोमेर ने आदेश दिया कि अतिरिक्त घोड़ों को अजनबियों को उधार दे दिया जाए, तो उसके आदमियों में बहुत आश्चर्य हुआ, तथा अनेक अंधकार में और संदिग्ध दृष्टियां थीं, परंतु केवल जोथेन ही खुलकर बोलने का साहस कर सका। उन्होंने कहा, गोंडोर जाति के इस स्वामी के लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, जैसा कि वह दावा करता है, लेकिन किसने सुना है कि मार्क का घोड़ा एक बौने को दिया गया हो? कोई नहीं, गिमली ने कहा, और परेशान मत हो, कोई भी इसके बारे में कभी नहीं सुनेगा। मैं किसी भी बड़े जानवर की पीठ पर बैठने की बजाय चलना पसंद करूंगा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, चाहे वह स्वतंत्र हो या नाराज। लेकिन अब आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आप हमारे लिए बाधा बनेंगे, अरागोन ने कहा। आओ, तुम मेरे पीछे बैठो, दोस्त गिमली, लेगोलास ने कहा। तब सब ठीक हो जाएगा, और तुम्हें न तो घोड़ा उधार लेने की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी से परेशान होने की। अरागोन के पास एक बड़ा गहरे भूरे रंग का घोड़ा लाया गया और वह उस पर सवार हो गया। उसका नाम हसुफेल है, जोमा ने कहा। वह तुम्हें अच्छी तरह से जन्म दे और अपने दिवंगत स्वामी गब्रूल से बेहतर भाग्य दे। एक छोटा और हल्का घोड़ा, लेकिन बेचैन और उग्र, लेगोलास के पास लाया गया। उसका नाम एरोड था, लेकिन लेगोलास ने उनसे काठी और लगाम उतारने को कहा। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, उसने कहा, और हल्के से उछला, और उनके आश्चर्य के लिए एरोड उसके नीचे शांत और सहज था, यहाँ वहाँ सिर्फ एक शब्द के साथ चल रहा था। सभी अच्छे जानवरों के साथ ऐसा ही होता है। गिमली को उसके दोस्त के पीछे उठा लिया गया, और वह उससे लिपट गया। नाव में सैम गैमजी से ज्यादा सहज नहीं था। अलविदा, और जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। जोमा चिल्लाया, तुम जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाओ, और हमारी तलवारें एक साथ चमकें। मैं आऊँगा, अरागोन ने कहा। और मैं भी आऊँगा, गिमली ने कहा। लेडी गैलाड्रियल का मामला अभी भी हमारे बीच है। मुझे अभी भी तुम्हें कोमल भाषा सिखानी है। हम देखेंगे, जोमा ने कहा।
इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें हुई हैं कि एक बौने की कुल्हाड़ी के प्यार भरे प्रहारों के तहत एक सुंदर महिला की प्रशंसा जानना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अलविदा। इसके साथ ही वे अलग हो गए। रोहन के घोड़े बहुत तेज थे। जब थोड़ी देर बाद गिमली ने पीछे देखा तो जोमा का समूह पहले से ही छोटा और दूर था। अरागोर्न ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो हसूफेल की गर्दन के पास अपना सिर झुकाकर उनके रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते हुए उनका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में वे एंटवश की सीमा पर पहुंचे और वहां उन्हें वह दूसरा रास्ता मिला जिसके बारे में जोमा ने बात की थी, जो वोल्ट से पूर्व की ओर से नीचे आ रहा था। आरागोर्न ने घोड़े से उतरकर जमीन का निरीक्षण किया, फिर वापस काठी में कूदकर वो कुछ दूर पूर्व की ओर चला गया, एक तरफ रहकर और पैरों के निशानों को नज़रअंदाज न करने का ध्यान रखते हुए। फिर वह फिर से घोड़े से उतरा और जमीन की जांच की, पैदल ही आगे पीछे चलता रहा। खोजने के लिए बहुत कम है, उसने वापस आते समय कहा। मुख्य मार्ग घुड़सवारों के वापस आने के मार्ग से पूरी तरह भ्रमित है, उनका बाहरी मार्ग नदी के पास रहा होगा। लेकिन ये पूर्व की ओर का मार्ग ताज़ा और स्पष्ट है। वहाँ किसी भी पैर के दूसरी ओर एंडुइन की ओर वापस जाने का कोई संकेत नहीं है। अब हमें धीरे चलना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों ओर कोई निशान या पदचिह्न न हो। इस बिंदु से ऑक्स को पता चल गया होगा कि उनका पीछा किया जा रहा है। हो सकता है कि उन्होंने पकड़े जाने से पहले अपने बंदियों को छुड़ाने का कोई प्रयास किया हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दिन बादलों से घिरा हुआ था। वोल्ट पर कम भूरे बादल छा गए, सूरज पर धुंध छा गई, पेड़ों से ढकी ढलानें और भी नजदीक आ गईं। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर बढ़ता गया, फैंगॉन धीरे धीरे अंधेरा होता गया। उन्हें दाएं या बाएं कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन यहाँ वहाँ उन्होंने अकेले ऑक्स को देखा, जो भागते समय अपने रास्ते में गिर गए थे और उनकी पीठ या गले में भूरे पंख वाले तीर लगे हुए थे। आखिरकार दोपहर ढलने के साथ ही वे जंगल की छत पर पहुंच गए और पहले पेड़ों के बीच एक खुले मैदान में उन्हें वह जगह मिल गई जहां आग लगी थी। राख अभी भी गर्म थी और धुआं उगल रही थी। उसके बगल में हेलमेट और कवच, फटी हुई ढालें, टूटी हुई तलवारें, धनुष और तीर और युद्ध के दूसरे उपकरण रखे हुए थे। बीच में एक खंभे पर एक बड़ा भूत का सिर रखा हुआ था, उसके टूटे हुए हेलमेट पर सफ़ेद बिल्ला अभी भी देखा जा सकता था। आगे, नदी से ज्यादा दूर नहीं, जहां वह जंगल के किनारे से बहकर आती थी, वहां एक टीला था। ये हाल ही में बनाया गया था, कच्ची धरती को ताज़े कटे हुए टफ से ढका गया था। इसके चारों ओर 15 भाले गाड़े गए थे। आरागोर्न और उसके साथियों ने युद्ध के मैदान में दूर दूर तक खोज की, लेकिन रोशनी फीकी पड़ गई और शाम ढल गई, धुंध छा गई। रात होने तक उन्हें मैरी और पिप्पिन का कोई सुराग नहीं मिला था। गिमली ने दुखी होकर कहा, हम और कुछ नहीं कर सकते। जब से हम टोल ब्रांडर आए हैं, तब से हमें कई पहेलियां दी गई हैं, लेकिन ये सुलझाना सबसे कठिन है। मेरा अनुमान है कि हॉबिट की जली हुई हड्डियां अब ऑक्स के साथ मिल गई हैं। फ्रोडो के लिए यह बहुत मुश्किल खबर होगी, अगर वह इसे सुनने के लिए जीवित रहता है, और रिवेंडेल में इंतजार कर रहे बूढ़े हॉबिट के लिए भी ये बहुत मुश्किल खबर होगी। एलरोंड उनके आने के खिलाफ था, लेकिन गैंडाल्फ नहीं था, लेगोलस ने कहा। गिमली ने उत्तर दिया, लेकिन गैंडाल्फ ने खुद आना चुना और वह सबसे पहले खो गया। उसकी दूरदर्शिता विफल हो गई। आरागोर्न ने कहा, गैंडाल्फ की सलाह सुरक्षा के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं थी, न ही खुद के लिए और न ही दूसरों के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें शुरू करना मना करने से बेहतर है, भले ही अंत अंधकार में हो। लेकिन मैं अभी इस जगह से नहीं जाऊंगा। किसी भी हालत में हमें सुबह के उजाले का इंतजार करना चाहिए। युद्ध क्षेत्र से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक फैले हुए पेड़ के नीचे अपना पड़ाव डाला। यह एक शाहबलूत के पेड़ जैसा दिखता था, और फिर भी इसमें पिछले साल की कई चौड़ी भूरी पत्तियां लगी हुई थीं, जो लंबी फैली हुई उंगलियों वाले सूखे हाथों की तरह थीं। वे रात की हवा में शोकपूर्ण ढंग से हिल रही थीं। गिमली कांप उठा। वे दोनों सिर्फ एक कंबल लेकर आए थे। चलो आग जलाते हैं, उसने कहा। अब मुझे खतरे की परवाह नहीं है। चलो ऑक्स को मोमबत्ती के इर्द गिर्द गर्मियों के पतंगों की तरह इकट्ठा होने दो।
अगर वे दुखी हॉबिट जंगल में भटक गए हैं तो यह उन्हें आकर्षित कर सकता है, लेगोलस ने कहा। यहाँ आओ। और यह अन्य चीजें भी खींच सकता है, न तो ऑक और न ही हॉबिट, अरागोर्न ने कहा। हम गद्दार सरोमन के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब हैं। साथ ही हम फेंगोरन के बिल्कुल किनारे पर हैं और कहा जाता है कि उस जंगल के पेड़ों को छूना खतरनाक है। गिमली ने कहा, लेकिन रोहिरिम ने कल यहाँ बहुत आग जलाई और उन्होंने आग के लिए पेड़ भी काटे, जैसा कि देखा जा सकता है। फिर भी उन्होंने रात यहाँ सुरक्षित रूप से बिताई जब उनका काम खत्म हो गया। वे बहुत थे, आरागोर्न ने कहा, और वे फेंगोर्न के क्रोध पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वे यहाँ कभी कभार ही आते हैं और वे पेड़ों के नीचे नहीं जाते। लेकिन हमारे रास्ते हमें जंगल में ही ले जाएंगे, इसलिए सावधान रहें। कोई भी जीवित लकड़ी न काटें। गिमली ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवारों ने पर्याप्त मात्रा में लकड़ी और टुकड़े छोड़े हैं और वहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ी पड़ी है। वो ईंधन इकट्ठा करने चला गया और आग जलाने में व्यस्त हो गया, लेकिन आरागोर्न बड़े पेड़ की ओर पीठ करके चुपचाप बैठा रहा, गहरे विचारों में डूबा हुआ, और लेगोलास अकेले खुले में खड़ा था, जंगल की गहरी छाया की ओर देख रहा था, आगे की ओर झुका हुआ, जैसे कोई दूर से आती आवाज़ों को सुन रहा हो। जब बॉने ने एक छोटी सी चमकीली लौ जलाई तो तीनों साथी उसके करीब आ गए और एक साथ बैठ गए, अपने फन वाले रूपों से प्रकाश को ढकते हुए। लेगोलास ने पेड़ की शाखाओं को ऊपर की ओर देखा जो उनके ऊपर फैली हुई थीं। देखो, उसने कहा, पेड़ आग से खुश है। ऐसा हो सकता है कि नाचती हुई परछाइयों ने उनकी आंखों को धोखा दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक साथी को ऐसा प्रतीत हुआ कि शाखाएं इस ओर झुक रही हैं, जैसे कि वे आग की लपटों से ऊपर आ रही हों, जबकि ऊपर की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं। भूरे पत्ते अब अकड़कर बाहर आ गए थे और एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे, जैसे कि कई ठंडे फटे हुए हाथ गर्मी में आराम पा रहे हों। वहाँ एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अचानक ही वो अंधेरा और अनजान जंगल, जो इतना पास था, एक बड़ी चिंताजनक उपस्थिति के रूप में खुद को महसूस करने लगा, जो गुप्त उद्देश्य से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद लेगोलास फिर बोला, सेलेबॉन ने हमें चेतावनी दी थी कि हम फेंगोर्न में बहुत दूर न जाएं, उसने कहा। क्या तुम जानते हो क्यों, आरागोर्न? जंगल की कौन सी दंतकथाएं हैं जो बोरोमीर ने सुनी थीं? मैंने गोंडोर और अन्य जगहों पर कई कहानियां सुनी हैं, आरागोर्न ने कहा, लेकिन अगर सेलेबॉन के शब्द न होते तो मैं उन्हें सिर्फ दंतकथाएं मानता जो मनुष्यों ने बनाई हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान लुप्त हो जाता है। मैंने आपसे पूछना चाहा था कि क्या था मामले की सच्चाई, और अगर जंगल का एक एल्फ नहीं जानता तो कैसे होगा एक आदमी जवाब। तुम मुझसे कहीं आगे तक यात्रा कर चुके हो, लेगोलस ने कहा। मैंने अपने देश में इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, केवल उन गीतों को छोड़कर जो बताते हैं कि ओनोड्रम, जिन्हें लोग एंट्स कहते हैं, बहुत पहले यहाँ रहते थे। क्योंकि फेंगोर्न बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना कि एल्व्स इसे मानते हैं। हाँ, ये पुराना है, आरागोर्न ने कहा, बेरोडाउन के पास के जंगल जितना पुराना, और यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एलरोंड का कहना है कि दोनों एक जैसे हैं, एल्डर डेज के शक्तिशाली जंगलों के अंतिम गढ़, जिसमें फर्स्टबॉर्न तब घूमते थे जब मनुष्य अभी भी सो रहे थे। फिर भी फेंगोर्न के पास अपना कुछ रहस्य है। यह क्या है, मुझे नहीं पता, और मैं जानना नहीं चाहता, गिमली ने कहा। फेंगोरन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मेरे कारण परेशान न किया जाए। अब उन्होंने घड़ियों के लिए चिट्ठियां निकाली और पहली घड़ी के लिए चिट्ठी गिमली के नाम पर निकली। बाकी लोग लेट गए। लगभग तुरंत ही उन्हें नींद ने जकड़ लिया। गिमली, आरागोर्न ने नींद में कहा, याद रखो, फेंगोर्न में जीवित पेड़ से टहनी या टहनी काटना खतरनाक है, लेकिन मृत लकड़ी की तलाश में दूर मत भटकना। आग को बुझने दो, जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाना। इसके साथ ही वह सो गया। लेगोलस पहले से ही निश्चल लेटा हुआ था, उसके सुंदर हाथ उसकी छाती पर बंधे हुए थे, उसकी आंखें खुली हुई थीं, जो सजीव रात और गहरे सपने को मिला रही थी, जैसा कि एल्व्स के साथ होता है। गिमली आग के पास झुका हुआ बैठा था, अपने अंगूठे को कुल्हाड़ी के किनारे पर सोच समझकर चला रहा था। पेड़ सरसराया, कोई और आवाज नहीं थी।
अचानक गिमली ने ऊपर देखा और देखा कि आग की रोशनी के किनारे पर एक बूढ़ा झुका हुआ आदमी खड़ा था, जो एक छड़ी पर झुका हुआ था और एक बड़े लबादे में लिपटा हुआ था। उसकी चौड़ी टोपी उसकी आंखों पर बंधी हुई थी। गिमली चौंक कर उठ खड़ा हुआ, एक पल के लिए चिल्लाने के लिए। हालांकि एक बार उसके दिमाग में यह विचार कौंधा कि सरुमन ने उन्हें पकड़ लिया है। आरागोर्न और लेगोलिस दोनों उसके अचानक चिल्लाने से जाग गए। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और न ही कोई इशारा किया। अच्छा पिताजी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आरागोर्न ने अपने पैरों पर उछलते हुए कहा। अगर आपको ठंड लग रही है तो आइए और गर्म हो जाए। वह आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी जा चुका था। आसपास उसका कोई पता नहीं था और वे दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। चांद ढल चुका था और रात बहुत अंधेरी थी। अचानक लेगोलास ने चिल्ला कर कहा, घोड़े घोड़े। घोड़े चले गए थे। वे अपनी लगाम खींचकर गायब हो गए थे। कुछ देर तक तीनों साथी चुपचाप खड़े रहे, इस बात से परेशान होकर। दुर्भाग्य का नया दौर। वे फेंगोरन की छत के नीचे थे और उनके और रोहन के लोगों के बीच अंतहीन लीग थे, जो इस विस्तृत और खतरनाक भूमि में उनके एकमात्र मित्र थे। जब वे खड़े थे तो उन्हें लगा कि उन्होंने रात में दूर से घोड़ों की हिनहिनाहट और हिनहिनाहट की आवाज़ सुनी है। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया, सिवाय हवा की ठंडी सरसराहट के। अच्छा, वे चले गए हैं, आखिरकार आरागोर्न ने कहा। हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते या पकड़ नहीं सकते, इसलिए अगर वे अपनी इच्छा से वापस नहीं आते तो हमें उनके बिना ही काम चलाना होगा। हमने अपने पैरों पर चलना शुरू किया और वे अभी भी हमारे पास हैं। पैर, गिमली ने कहा, लेकिन हम उन्हें न तो खा सकते हैं और न ही उन पर चल सकते हैं। उसने आग पर थोड़ा ईंधन डाला और उसके पास बैठ गया। कुछ ही घंटे पहले तुम रोहन के घोड़े पर बैठने को तैयार नहीं थे, लेगोलास ने हंसते हुए कहा। तुम अभी भी एक सवार बनोगे, गिमली ने कहा। ऐसा लगता है कि मुझे यह अवसर नहीं मिलेगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ, उसने थोड़ी देर बाद फिर कहा, मुझे लगता है कि यह सरुमन था। और कौन? जोमा के शब्द याद रखो, वह इधर उधर घूमता रहता है, एक बूढ़े आदमी की तरह जो हुड और लबादा पहने हुए है। ये शब्द थे। वो हमारे घोड़ों को लेकर चला गया है या उन्हें डरा कर भगा दिया है और हम यहाँ हैं। हमारे लिए और भी मुसीबत आने वाली है, मेरे शब्दों पर ध्यान दें। मैंने उन्हें देखा, आरागोर्न ने कहा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि इस बूढ़े आदमी के पास टोपी थी, हुड नहीं। फिर भी मुझे संदेह नहीं है कि तुम्हारा अनुमान सही है और हम यहाँ खतरे में हैं, चाहे रात हो या दिन। फिर भी इस बीच हमारे पास आराम करने के अलावा कुछ नहीं है, जब तक हम कर सकते हैं। मैं अब थोड़ी देर के लिए देखूंगा, गिमली। मुझे सोने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। रात धीरे धीरे बीत गई। लेगोलास आरागोर्न का पीछा करता रहा और गिमली लेगोलास का पीछा करता रहा और उनकी घड़ियां खत्म होती गईं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई नहीं दिया और घोड़े वापस नहीं आए।